नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रगणों, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया तरीके से आनंद में जीवन जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, आज हम जिस चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है यूरोपीय कंपनीज का आगमन। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, कैसे उन्होंने अपना व्यापार यहां पर शुरू किया। सोचिए, व्यापारी बन के आने वाले लोग मालिक बन बैठे। क्या था इसके पीछे राज? क्या हम ताकतवर नहीं थे या हमारे अंदर कुछ कमियां रही? तो मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं कि जो चीजें हमारे अंदर रही वो थी यूनिटी की कमी, एकता की कमी। और वो एकता ही हमारे लिए सबसे मजबूत मार्ग बन सकती थी। यूनिटी सबसे बड़ी चीज होती है, एकता में अनेकता होती है। कहानियां बचपन में हमने सुनी थी और उसी एकता के ना होने के कारण, यूनिटी के ना होने के कारण भारत देश इन व्यापारियों का गुलाम बन गया। कैसे ये व्यापारी भारत में गुलाम बनाएंगे भारत देश को, उन यहां की जनता को, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाया। उसी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, उसी यूरोपीय के आगमन में उन्हीं यूरोपियंस की कंपनियां भारत आएंगी, उन्हीं यूरोपियंस की कंपनियां हमारे देश में व्यापार करेंगी। उस पर हमें चर्चा करनी। प्यारे मित्रगणों, मैंने बताया आपको कि कैसे वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की और वो भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा, उसकी चर्चा हम करेंगे। बस लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना बताया था कि यूरोपीय कंपनियां, यूरोपियंस भारत आने के लिए एक नए मार्ग की खोज कर रहे थे और उसी नए मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त हुई। किसे? वास्को डी गामा। उसी वास्को डी गामा की तस्वीर बिल्कुल सामने फ्रंट पे लाया हूं। क्यों? क्योंकि यही तो था जिसने भारत को के रास्ते को खोज निकाला था। भारत तो पहले से ही धरा पर मौजूद था, लेकिन इसने खोज निकाला था। उसके बाद डच भी आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए, स्पेनिश भी आए, फ्रेंच भी आए। अलग अलग यूरोपीय लोग भारत में आए, यूरोपीय देशों से एडवेंट करने के लिए भारत में आए और वो अपना व्यापार स्थापित कर बैठे। लेकिन सबसे पहले किन्होंने किया? पुर्तगालियों ने किया। आखिर पुर्तगालियों ने कब और कैसे व्यापार स्थापित किया, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि भैया अपने चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली क्लासेस आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। हम जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं हर बार आपको बता रहा हूं, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम कर रहे हैं। आप जब भी अपनी क्लास देखते हो तो क्लास देखने के बाद आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। क्यों कर दिया करें भाई? क्लास पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रिकमेंड करें ताकि वो भी समझ सके। लाइक इसलिए कर ले क्योंकि आपको क्लास पसंद आई, नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाएं भाई, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की, बशर्ते क्लास को अच्छे से देखो और ध्यान से सुनो। और इतना मैं जानता हूं कि आपने अगर क्लास देख ली तो आप लाइक किए बिना नहीं जाओगे, ये भी गारंटी मैं देता हूं। तो प्यारे मित्रगणों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनीज का आगमन। कैसे भारत में यूरोप की कंपनी आई, आप सुनिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो भारत आ पहुंची। तो आइए, जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना आधिपत्य शुरू किया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो यूरोप के लोग थे, ये यूरोप के लोग, ये इस समुद्री मार्ग से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पॉइंट, ये साउदर्न पॉइंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम क्या रखा गया था? कैप्स ऑफ गुड होप। क्या रखा गया था? कैप्स ऑफ गुड होप।
ये जो कैप्स ऑफ गुड होप जो साउदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो था, इसकी खोज बार्थोलोम्यू डाइस के द्वारा की गई थी। और इसी बार्थोलोम्यू डाइस के इस समुद्री मार्ग के पद चिन्हों पर चलते हुए वास्को डी गामा आधम का भारत देश, और जिस जगह वो भारत में आया, तो मेरे प्यारे मित्रगणों जो ये जगह दिख रही है इसको बोलते हैं कालीकट, कालीकट पोर्ट, कालीकट बंदरगाह। और इस कालीकट पोर्ट पर यह आ पहुंचा वास्को डी गामा, जिसको आज के दिन में आप बात करता हूं तो इसको बोलते हैं कोजी खोड़। आज के दिन इसे क्या कहा जाता है? कोझिकोड। आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस टाइम पे कालीकट के नाम से जाना जाता था। ये केरला में पड़ती है। कहां पड़ती है भाई ये जगह? तो ये पड़ती है केरला केरला राज्य में। आज भारत का जो केरला क्षेत्र है, और वहां पर एक राजा था नेदीरुप्पु नाम से, जिसको जमोरिन कहा गया है। जमोरिन वास्को डी गामा ने नाम दिया था। वहां उस राजा ने बहुत वार्मली, गर्मजोशी से वास्को डी गामा का स्वागत किया, और वास्को डी गामा को बिना किसी प्रतिबंध के किसकी अनुमति दे दी? व्यापार करने की। और वास्को डी गामा वहां से क्या लेके गया? और वो चीज जब वो लेकर के गया, तो वहां यूरोप में जाकर के उसको उससे 60 गुना फायदा हुआ। और जब 60 गुना मुनाफा होता है उससे, तो वो 60 गुना मुनाफा यूरोपीय व्यापारियों के मन में एक लालच पैदा कर देता है, और वो यूरोपीय लोग भारत में आना चाहते थे। लेकिन मैनुअल फर्स्ट जो था वो वहां का राजा बना हुआ था, और उसने मना कर रखा था कि कोई भी निजी व्यापारी अपनी मर्जी से भारत में व्यापार करने नहीं जाएगा। वो किसकी मर्जी से जाएगा? वो हमारी मर्जी से जाएगा, हम भेजेंगे वो जाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर थी कि यूरोप के अंदर, पुर्तगाल देश के अंदर वास्को डी गामा एक ऐसी चीज लेकर के गया जिससे 60 गुना मुनाफा हुआ। ब्लैक पेपर्स, एक छोटी सी चीज, काली मिर्च लेकर के गया, जिससे उसको 60 गुना मुनाफा होता है। और वो किस मार्ग से गया? वो मार्ग मैंने लास्ट क्लास में डिस्कवर कर दिया था। मैंने बता दिया था आपको कि वो साउदर्न पॉइंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पॉइंट कैप्स ऑफ गुड होप से होकर के गए। इधर वो मोजल बे, एक तूफान मोजल बे तक उसको पहुंचा देते हैं। मोजल तूफान आता है, मोजल स्ट्रॉम के कारण वो पहुंच जाता है बार्थोलोम्यू डाइस मोजल बे तक, और उसको अनुमान हो जाता है कि वो कहां पहुंच चुका है? साउदर्न पॉइंट्स ऑफ अफ्रीका पे। और यहां से भारत आना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब वो मोजिबिक नामक जगह पे पहुंचता है, तो उस मोजिबिक जगह पर ये वास्को डी गामा जब पहुंचता है, तो इसको भारत के जहाज लंगर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहां से ये अब्दुल मोजिक को क्या कर लेता? हायर कर लेता है, और उसके साथ भारत आ धमकता है, और भारत के साउदर्न हिस्से में केरला क्षेत्र में आ जाता है। उस समय केरला में चेर साम्राज्य का राज चल रहा था, चेरा साम्राज्य था, और छोटे छोटे अलग राजवंश भी फैले हुए थे। ठीक है, उन सभी के टाइम पे भारत आ पहुंचा। उस समय उत्तर भारत में क्या चल रहा था? तो उस समय उत्तर भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो सैयद डायनेस्टी रूल कर रही थी, क्योंकि दिल्ली वंश पतन के कगार पे था। 1498 में आया था, 1451 तक वो रहा। फिर उसके बाद लोधी वंश रूल कर रहा था, तो लोधी और सैयद वंश के टाइम पे आया था। प्रॉपरली पूछा जाए तो ये लोधियों के टाइम पे आया था, और उसके बाद, उससे पहले सैयदों का पतन हो रहा था, उस टाइम पे ये आया था। ठीक है, उत्तर भारत की ये चीजें पूछ ली जाती हैं अक्सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो उत्तर भारत की रूलिंग पोर्शन है ना, वो पूछा जाता है। अब ये कंपनियां किस क्रम में भारत आई थी? देखिए, अलग अलग देश आए थे एडवेंट करने के लिए, लेकिन उनकी कंपनियां अलग टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की जाती है, तो वो इस संदर्भ में रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे। उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित होती है 1498 में, ठीक, जिसको कहा गया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1600 ईस्वी में। ठीक, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1602 में।
डेनिस होते हैं 1616 में, फ्रांसीसी होते हैं 1664 में, 1664 में, स्वीडिश होते हैं 1731 में। इस प्रकार से क्रम रहा। सबसे पहले पुर्तगाल, लेकिन इनके जो आने का क्रम है, ये जो आए वो अलग क्रम में आए, वो आए अलग क्रम में, लेकिन इन कंपनियों की स्थापना अलग हुई। जैसे पहले पुर्तगाली आ गए, फिर डच आ गए, डेनिश आ गए, फ्रांसीसी आ गए, इस प्रकार से वो अलग अलग क्रम में आए थे। लेकिन ये कंपनियों का स्थापना वर्ष आपसे बहुत बार पूछा जाएगा और ये इस प्रकार से रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो देश थे यूरोपियों का भारत में आगमन, अब इनके आने का क्रम क्या रहा, तो आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे 1498 में, ठीक। फिर डच आए थे 1605 में, फिर ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में, और फिर डेनिस आए थे 1616 में, और फिर फ्रांसीसी आए थे 1667 में, ठीक। इस क्रम में तो ये भारत आए थे, ये देश भारत इस वर्ष आए थे। इन देशों ने कंपनियां इस वर्ष लागू की थी। ये दोनों ही क्रम आपको याद रखने हैं। ये कंपनियां स्थापित हुई वो साल, ये वो साल जब ये देश भारत आए थे। भारत आए तो इन्होंने अपनी कंपनियों का नाम क्या रखा? पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था एस्तांदो द इंडिया, एस्तांदो द इंडिया। वहीं डचों की कंपनी का नाम क्या था? व्रिंगदे ओस्ट इंडीज। डच जो थे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा था? व्रिंगदे ओस्ट इंडीज। वहीं ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ये ब्रिटिश कंपनी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हो वही, ठीक। और डेनिस ने अपना नाम क्या रखा था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंड ओरिएंटल, ठीक है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी द इंड ओरिएंटल, और ये ब्रिटेन की कंपनी का नाम था। इसका पूरा नाम ये था भाई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। बाकायदा सभी कंपनीज के पीछे ईस्ट इंडिया लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में है और हम उनके ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया लगाया अपने नाम के पीछे, ठीक। इस क्रम में कंपनियां आई थी, इस क्रम में देश आए थे। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है किस क्रम में देश और किस क्रम में देश और किस क्रम में कंपनियां आई थी, आपको बिल्कुल इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो देखिए जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन के माध्यम से ये बंदा भारत में एंटर होता है केरला कोझिकोड के अंदर, तो किस प्रकार से ये रास्ता खोजा वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। तो कोंकण से कन्याकुमारी तक फैली भारत की पश्चिमी तटरेखा, इस क्षेत्र में प्राचीन चेरा साम्राज्य के लगभग 11 प्रमुख उत्तराधिकारी थे। कालीकट कोझिकोड केरल में आ पहुंचा। जब वास्को डी गामा भारत आता है उस समय कोंकण से कन्याकुमारी तक फैली हुई थी भारत की पश्चिमी तटरेखा, कोंकण से कन्याकुमारी तक, ठीक। उस क्षेत्र में लगभग 11 प्रमुख सक्सेसरशिप्स थे, उत्तराधिकारी थे चेरा साम्राज्य के, और वो जिस जगह पे राज कर रहे थे और जिस जगह पे ये बंदा पहुंचता है वास्को डी गामा, वो जगह कौन सी थी? कालीकट कोझिकोड केरला, जिसको कालीकट पुराने समय में कहा जाता था, कोझिकोड भी उसका नाम है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम कोंकण टू कन्याकुमारी, दिस रीजन देयर वर ऑलमोस्ट 11 मेजर सक्सेशन स्टेट्स ऑफ द एंशिएंट चेरा एम्पायर कालीकट कोझिकोड। 11 उत्तराधिकारी वहां पर प्रमुख थे, ठीक। और उन्हीं में से एक उत्तराधिकारी के समय जमोरीन के समय पे आता है, और जमोरीन को जमोरीन नाम इसी ने दिया था। जमोरीन उसका नाम नहीं था, उसका नाम अलग था, सामुथ्री कहते थे जिसको लोग। नेदिरुप्पा स्वरूपम उसका नाम था, नेदिरुप्पा स्वरूपम उसका नाम था, लेकिन उसको इतिहास में जमोरीन के नाम से जाना गया। जमोरीन नाम किसने दिया था? वास्को डी गामा ने दिया था। अब ये बंदा भारत कब आधम का? तो 1498 में। कब आधम का? 1498 में भारत आधम का, ठीक। कैलेंडर की तारीख याद रख लेना, मई 1498 में भारत आया था ये, और भारत आकर के इसने क्या किया? क्या कुछ नया काम किया? तो आइए हम देखते हैं।
तो जैसे ये भारत पहुंचता है तो इसको रिसीव किसके द्वारा किया गया? जमोरीन, जमोरीन के द्वारा रिसीव किया गया। ये जमोरीन महोदय हैं, ठीक। सॉवरेन हिंदू किंगडम रूल्ड बाय नेदिरुप्पु स्वरूपम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र भारत उस समय का वहां पर रूल कर रहा था नेदिरुप्पु स्वरूपम। नेदिरुप्पु स्वरूपम को जनता किस नाम से बोलती थी? सामुधिरी, सामुधिरी। सामुधिरी का मतलब होता है हेड ऑफ हाउस, हेड ऑफ हाउस यानी कि घरों का राजा या घरों का अध्यक्ष उसे कहा जा सकता है, सदनों का अध्यक्ष उसे कहा जा सकता है। इसको हेड ऑफ हाउस बोलते थे। जमोरीन को कौन बोलते थे? जनता। इसका रियल नेम क्या था? नेदिरुप्पु स्वरूपम, और सामुद्री इसको जनता कहती थी। लेकिन ये जो जमोरीन नाम है, ये जमोरीन नाम इस महोदय ने दिया था। इसने क्या कह के उसको बुलाया था? जमोरीन कह के बुलाया था, ठीक है। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। इसने जमोरीन कैसे कहा, क्यों कहा? तो इसको ये नाम देखता हेड ऑफ हाउस, इसने देखा जनता इसको हेड ऑफ हाउस बोलती है, जिसको इन्होंने पोर्तुगीज लैंग्वेज में क्या कहा? जमोरीन कहा। क्या कहा? जमोरीन, ठीक। वास्को डी गामा ने उसको नाम दिया। अब इस जमोरीन ने इसको रिसीव किया, बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। लो भाई, वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया है, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इसकी तारीफ की गई, इसका स्वागत किया गया। ये बढ़िया कपड़े पहन के आया था उस टाइम पे, ये भाई लॉन्ग कोट डाल के आया हुआ है और बढ़िया तरीके से सूट बूट में आया है, अच्छे से हैट वैट लगा रखे। तो हमारे राजा तो मालिक समझ बैठे इनको कि भी है क्या। फिर इन्होंने क्या किया? ग्रांटेड हिम द परमिशन टू ट्रेड विद इन हिज डोमिनियंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। जमोरीन भाई साहब ने कहा कि आप बिना प्रतिबंध के हमारे राज्य में व्यापार कीजिए, बढ़िया तरीके से आप व्यापार कीजिए और व्यापार कर। ये बंदा व्यापार करेगा भारत में। किस क्षेत्र में आया था? मैंने जगह को मेंशन यहां पर कर दिया है मैप के अंदर। ये जो जगह है इसको कालीकट कोझिकोड कहा जाता है। ये विद मैप में इसीलिए लेके आया हूं ताकि आप जगह भी समझ सको। विदाउट जगह देखे आपको पता नहीं चलेगा चीजें क्या है, इसलिए ये देखो और सोचो किस प्रकार से ये भारत में व्यापार करने की शुरुआत करेंगे। इन्होंने आमंत्रण दे दिया, गर्मजोशी से स्वागत कर दिया और बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या होगा 1498 में जब ये व्यापार करने के लिए भारत में आएगा और किस प्रकार से ये भारत में व्यापार करके जाएगा? 1501 में रिटर्न हो जाएगा ये भी याद रखो। 1501 में ये वापस चला जाएगा। 3 साल में ये बंदा क्या करके गया, ये सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। और ऐसा कुछ करके गया कि ये भारत में आके अपना जमावड़ा जमाएंगे। कैसे अपना जमावड़ा जमाते हैं? तो आइए रुख करते हैं इनके जमावड़े की तरफ। किस प्रकार से यूरोपियंस भारत आ धमकेंगे वो हमने पढ़ा, और अब ये व्यापार करेंगे। लेकिन उस समय भारत में व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभुत्व किसका था? अरब ट्रेडर्स का। अरब ट्रेडर्स भारत देश में बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार कर रहे थे। अब जैसे यूरोपीय आएंगे तो उनको अरब ट्रेडर्स से एलर्जी रहेगी, वो अरब ट्रेडर्स को नापसंद रखेंगे, क्योंकि एक तो अरब ट्रेडर्स मुस्लिम समुदाय के थे जिससे वो चिढ़ते थे। कौन हिज खाते थे, कौन चिढ़ते थे? तो भाई यूरोपियंस। क्यों चिढ़ते थे? उसकी एक अलग ही वो है, एक अलग उसकी एक घटना है, ट्रेजेडी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब अरब्स हैड ए मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन दिस रीजन। उस क्षेत्र में किसका अधिकार था? तो अरबों का अधिकार था, ठीक। अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन अरेबियन वाटर्स फ्रॉम एन एंटरली न्यू सी रूट posed a direct threat to the monopoly of Arabs in the carrier trades। ठीक है, कहने का मतलब इस क्षेत्र में व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था और एक बिल्कुल नए समुद्री मार्ग से अरब के जल क्षेत्र में पुर्तगालियों के आगमन ने मालवाहक व्यापार में अरबों के एकाधिकार के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अरब उस क्षेत्र में एकाधिकार जमाए हुए थे, लेकिन अलग रूट के माध्यम से। जैसे ही वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउदर्न हिस्से को क्रॉस कर और अरेबियन सी की तरफ बढ़ करके
और भारत क्षेत्र में आते हैं तो बीच में जो अरेबियन सी पड़ता है, उस अरेबियन सी में अरबों के एकाधिकार पर खतरा मंडराने लगा। और जैसे ही वो खतरा मंडराने लगा, उस खतरे का सामना अरब कैसे करेंगे? क्या अपना वर्चस्व अरब बचा पाएंगे? क्या अरबों ने अपना वर्चस्व बचाया और क्या अरब अपना वर्चस्व बचा पाएंगे? तो देखते हैं उसी कड़ी में आगे। मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, जाहिर सी बात है अरब और पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई वो एक दूसरे के व्यापार को बचाने की चेष्टा करेंगे। पुर्तगाली नए आए हैं तो अपना व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन अरब अपना व्यापार बचाएंगे और एक दूसरे में संघर्ष होगा। तो कैसा वो संघर्ष रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, जो मैं बता रहा हूं आपको, पुर्तगाली क्या थे? कट्टरपंथी थे। तो देखिए, पुर्तगाली और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। पुर्तगाली धार्मिक कट्टरपंथी थे और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ, पुर्तगीज वर रिलीजियस फैनेटिक्स एंड वर स्वॉन एनिमीज ऑफ मुस्लिम्स। कहने का मतलब वो मुस्लिम्स के दुश्मन थे और धार्मिक कट्टरपंथी थी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा है, ठीक, पुर्तगीज है और ये अरब से, इनके बीच संघर्ष होगा। लेकिन अरब जो थे, अरब ट्रेडर्स वर हेल्ड इन हाई स्टेम बाय जमोरीन। अरबों द्वारा, अरब जमोरीन द्वारा अरब व्यापारियों को बहुत सम्मान दिया जाता था, क्योंकि भारत में जब एकाधिकार उस अरबियन सी के अंदर अरबों का था, तो जमोरीन को वो अच्छे से टैक्स वैक्स देते थे और अच्छे से उसकी सेवा पानी करते थे। तो जमोरीन क्या था? जमोरीन ने अरबों को क्या दे रखा था? बहुत सम्मान दे रखा था। अब पुर्तगाली भी यही उम्मीद किससे कर रहे थे? जमोरीन से। लेकिन क्या लगता है, क्या जमोरीन अरबों का साथ छोड़ और पुर्तगालियों का साथ देगा? क्या जिसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया उसी का साथ देना चाहिए जमोरीन को? क्या ऐसा होगा कि जमोरीन अरबों को छोड़ पुर्तगालियों की तरफ बढ़ेगा? आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्लैश ऑफ रिलीजियस एंड कमर्शियल इंटरेस्ट, धार्मिक और व्यवसायिक हितों का टकराव। यानी कि पुर्तगालियों और अरबों के बीच में जो संघर्ष का कारण था वो क्या था? धार्मिक और व्यवसायिक हितों का टकराव। यानी कि वो अलग धर्म को मान रहे थे और वो अलग धर्म को, और इन दोनों के बीच में नापसंद का कारण यही था। एक तो वो कंपिटिटर थे, कंपिटेटिव थे एक दूसरे के, और एक दूसरे के जब कंपिटिटर्स थे, एक दूसरे के प्रतियोगी थे, तो उन्होंने क्या किया? व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने धार्मिक प्रचार का भी आह्वान किया और उसको भी बढ़ाना इन्होंने उचित समझा। तो दोस्तों, अब वास्को डी गामा की क्या नीतियां रही होंगी उनको हराने के लिए? तो आइए हम देखते हैं। वास्को डी गामा की सफलता ने अन्य पुर्तगाली नाविकों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों के व्यापार मिशन मूलतः एक राज्य उद्यम थे। निजी पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में कोई भी नौसैनिक अभियान शुरू करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो संघर्ष पुर्तगालियों के बीच में और अरब ट्रेडर्स के बीच में हुआ था, उस संघर्ष में ये कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, राजा जमोरीन ने बोल दिया कि भाई मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा ये होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? कि मैं अरब ट्रेडर्स को भगाऊं। तो इस बीच ये बंदा कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली आया था डिमेंड करने के लिए और ये चला जाता है। जब ये भारत से लेकर के जाता है तो ये भारत से मैक्सिमम, अगर मैं बात करता हूं तो ब्लैक पेपर से लेके जाता है और भी बहुत सारे सामान लेकर के जाएगा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध चीज जो भारत के लेकर के गया तो वो थी ब्लैक पेपर्स, यानी कि काली मिर्च। जब ये भारत से काली मिर्च लेकर के जाएगा तो इस काली मिर्च से इसको 60 गुना फायदा होगा, 60 मल्टीपल्स बेनिफिट होंगे। और ये अरब क्षेत्र के, यूरोपीय क्षेत्र के अखबारों में पुर्तगाल द हेराल्ड एक अखबार आता था, उसके अंदर बहुत बड़ी खबर थी। और ये बहुत बड़ी खबर जो थी, ये वास्को डी गामा की सफलता जो है अन्य पुर्तगाल नाविकों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। पुर्तगालीय जो व्यापार था मूलतः एक राज्य उद्यम था, यानी कि सरकार के अंडर आता था। निजी पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में कोई भी नौसैनिक अभियान शुरू करने की अनुमति नहीं थी।
यानी कि कोई प्राइवेट नेविगेटर है, वो अगर अभियान शुरू करना चाहे तो उसे कोई परमिशन नहीं थी। ये पुर्तगाल सरकार की खास बात थी। और ये सारा का सारा खेल कब हो चुका है? 1498 में हो चुका है, ये आपको याद रखना है। अब 1498 में जब ये गेम हो चुका है तो देखिए वहां उस समय रूल कौन कर रहा था पुर्तगाल के अंदर? मैनुअल फर्स्ट। 1495 से 1521 तक ये रूल करके जाएगा। 1495 से 1521 इस बीच होता क्या है? तो देखिए पुर्तगालियों के व्यापार मिशन मूलतः एक राज्य उद्यम थे। ठीक, निजी पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में कोई भी नौसैनिक अभियान शुरू करने की अनुमति किसने नहीं दी? तो ये जो बंदा है जो आपके सामने दिख रहा है मैनुअल फेस्ट, इसने नहीं दी। इसने जब अनुमति नहीं दी तो ये क्या करेगा? ये भारत देश में अभियान चलाने के लिए कुछ चीजें नियुक्त करेगा, वायसराय जैसी चीजें, गवर्नर जैसी चीजें नियुक्त करेगा। तो इस बंदे ने क्या किया? मैनुअल फर्स्ट ने, ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है इसका नाम है कैब्राल। इसका पूरा नाम क्या है? पेड्रो एल्वरेज कैब्राल। इस पेड्रो एल्वरेज कैब्राल को नियुक्त किया। मैं यहां लिख देता हूं कैब्राल शॉर्टकट में। इस कैब्राल को नियुक्त किया और कैब्राल को नियुक्त कर एक बहुत बड़े बेड़े के साथ, बेड़ा होता है जहाजों का बेड़ा, उसके साथ भारत भेज दिया। तो क्या होगा? पुर्तगालियों ने जमोरिन की अनुमति से कालीकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और पेड्रो एल्वारेज कैब्राल को एक बड़े बेड़े के साथ भारत भेजा गया। ठीक है, उन्होंने जमोरिन से कहा कि हम कालीकट में एक कारखाना, फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हम अपना सामान खरीद के रख सकें। और उसके लिए किसे भेजा गया? तो कैब्राल को एक बड़े बेड़े के साथ भारत भेजा गया। अब कैब्राल जो होता है इसका मेन मकसद तो भेजा गया था कि ये वहां पर अच्छे से व्यापार करे और अरबों को खदेड़े, लेकिन ये खदेड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं खदेड़ पाएगा? देखते हैं क्या होता है। और ये कब भेजा गया था? तो 1500 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1500 में भेजा गया था। साल 1500 में कैब्राल भारत आ पहुंचा। आएंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया था। अब कैब्राल जैसे ही भारत आता है तो कैब्राल और अरब ट्रेडर्स के बीच संघर्ष होगा 1501 में। कब होगा? 1501 में कैब्राल और अरब ट्रेडर्स के बीच में संघर्ष होगा 1501 में। देखिए ठीक, अब इसमें क्या हुआ? अरब व्यापारियों को जमोरिन के द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता था। मींस Arab traders were held in high esteem by the Jamorin. जमोरिन के द्वारा अच्छा सम्मान उनका किया जाता था। अब कैब्राल भी वही उम्मीद कर रहा था कि मेरे को अच्छा सम्मान मिले। अब कैब्राल जो था, पेड्रो एल्वरेज कैब्राल retaliated by taking up arms against Jamorin returned back. पेड्रो एल्वरेज कैब्राल ने जमोरिन के खिलाफ हथियार उठाकर जवाबी कार्रवाई की और वापस लौट आया। यानी कि जब जमोरिन ने अरबों के खिलाफ उनको कोई कार्रवाई नहीं करने दी तो उसको गुस्सा आया कैब्राल को, और कैब्राल ने क्या कर लिया? कैब्राल ने जमोरिन के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। सोचिए, अरे देश हमारा, राजा हमारे, और तुमने हथियार उठा लिए। ऐसी सोच कि ये बंदा इसकी मदद नहीं करता और ये वापस भारत लौट जाता है 1501 में। इसका मुख्य कारण ये था, जमोरिन ने पुर्तगालियों को अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की चेतावनी दी। जमोरिन ने वार्न किया कि भाई तुम भारत में शांति प्रिय तरीके से रह करके व्यापार करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज वापस चले जाओ। और इस बात का गुस्सा आया कैब्राल को, और कैब्राल ने यही बात पसंद नहीं हुई। ठीक, और इसने क्या किया? जमोरिन के खिलाफ ही हथियार उठा लिया, यानी कि रिटेलिएटेड टेकिंग आर्म्स, यानी कि उसके खिलाफ हथियार उठाए गए जमोरिन के खिलाफ। जैसे जमोरिन के खिलाफ हथियार उठाता है, ये बात जमोरिन को पसंद नहीं आई। जमोरिन को पसंद नहीं आई तो जमोरिन ने इसको वापस जाने के लिए मजबूर किया और ये बंदा वापस लौट गया। ये 1501 में रिटर्न हुआ और इसी वर्ष इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। लेकिन इसका वापस लौटना भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। इसका वापस लौटना भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उसी समय दोबारा से कौन भारत आता है? यह महोदय वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कम बैक अगेंस्ट
with a bigger fleet manned with heavily armed naval troops। और अब की बार ये बहुत बड़े बेड़े के साथ नहीं आया था, अपने साथ नेवल ट्रूप्स भी लेके आया था, सैनिक भी लेकर के आया था। वास्को डी गामा भारी हथियारों से लैस नौसैनिक सैनिकों से युक्त एक बड़े बेड़े के साथ फिर से वापस आया, और रास्ते में जितने भी अरब जहाज दिखे सभी को तहस नहस कर दिया, जितने भी अरब जहाज, यहां तक कि हज पे जाने वाले जहाजों को भी इसने नहीं बख्शा। और इसकी खबर पहुंच गई थी जमोरीन के पास, और जमोरीन ये देख के स्तब्ध रह गया कि ये बंदा वही है जिसका स्वागत मैंने किया था गर्मजोशी से, और वही बंदा भारत इस रुख में लौट रहा है। इस बात को जमोरीन ने झंझोड़ के रख दिया, और जमोरीन डर के रह गया, एक प्रकार से मैं कहूं तो डर ही गया था। और इस बात का फायदा उठाएगा वास्को डी गामा, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि जमोरीन डरा हुआ है, और जमोरीन डरा हुआ है, इस बात का फायदा ये उठाएगा। और इसने कहा कि तुम अरब ट्रेडर्स को यहां से दफा करो। जमोरीन ने कहा नो। इसने जमोरीन से कहा कि तुम अरब ट्रेडर्स को यहां से दफा कर दो। जमोरीन ने कहा नो। जमोरीन का नो जवाब सुन के वास्को डी गामा को गुस्सा आया, और उसने जबरदस्ती अपने कारखाने स्थापित कर लिए। इसने कहा वास्को डी गामा आस्क्ड जमोरीन टू एक्सपेल ऑल मुस्लिम्स फ्रॉम कालीकट अरब्स। वास्को डी गामा ने जमोरीन से कालीकट अरब से सभी मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए कहा। जमोरीन ने मना कर दिया, तो इसने फोर्सफुली स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट, इसने जबरदस्ती कहां व्यापारिक केंद्र बनाए, तो इन्होंने जबरदस्ती व्यापारिक केंद्र बनाए कन्नौर, कोचीन और कालीकट। कन्नौर, कोचीन और कालीकट, 3 जगहों पर इन्होंने जबरदस्ती अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। ये वास्को डी गामा जो था, ये बड़ा शरीफ बन के भारत आया था, लेकिन बाद में इसका रुख असली देखा हमने। ठीक, जब इसका रुख असली देखा तो हुआ क्या आगे, आगे देखिए। 1495 में मैनुअल ने देखा कि जब हमारे व्यक्ति वहां पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं और अपना व्यापार अच्छे से चला सकते हैं, तो उसको लगा कि अब एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासनिक अधिकारी वहां भेजा जाना चाहिए। ये बंदा 1521 तक राज करके गए थे, ये बात याद रखो। ठीक है, पूरे 26-27 साल इसने राज किया था। तो इसने क्या किया, मैनुअल फर्स्ट ने नियुक्त रेजिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 3 वर्ष का कार्यकाल भारत का वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 3 वर्ष के लिए भारत भेज दिया। क्या बना करके, प्रशासनिक अधिकारी बना करके, और उस प्रशासनिक अधिकारी को वायसराय कहा जाता था। याद रखो, ब्रिटिशर्स ने वायसराय 1857 में बनाया था, लेकिन वास्को डी गामा के बाद जब पहला व्यक्ति भारत आता है तो उसे वायसराय बना करके ही भेजा जाता है। बट इस वायसराय और उस वायसराय में फर्क होता था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे जब वहां पर पहुंचेंगे। तो इस बंदे ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया, उसकी हम बात करेंगे। तो भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करना और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, पुर्तगालियां बस्तियां बसाना, इसका मेन काम था। कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया एंड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड पुर्तगीज सेटलमेंट्स, यानी कि इसने भारत देश में यही काम करने थे। पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करना था, मुस्लिम्स को नष्ट करना था, और पुर्तगाली बस्तियों को बढ़ावा देना था, और वहां पर अपना राज्य स्थापित करना था। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोच्चि में बनाया। इसने पुर्तगीज गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में पुर्तगाली सरकार की एक स्थापना करने के लिए हेडक्वार्टर बनाया। और क्या इनकी नीतियां रहेंगी, क्या ये आगे सही से काम कर पाएंगे, क्या ये आगे भारत में किस प्रकार की नीति अपनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो पुर्तगालियों के 3 वायसराय पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कंपनियां भारत में आई थी, बेसिकली हम सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियों पे चर्चा करेंगे और पुर्तगाली कंपनी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रिटिश और डच, डेनिश जैसी चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले हम आज 3 वायसराय की कहानी को पढ़ते हैं। वायसराय ऑफ इंडिया,
वायसराय ऑफ इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहेगा, 4 साल रहेगा। फिर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अल्फांसो डी जो अल्बुकर्की था, ये 9 से 15 तक रहेगा, ठीक। फिर नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा 29 से 38 तक रहेगा, 1529 से 1538 तक। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्की था, ये सबसे ज्यादा दिमागदार था और सबसे ज्यादा विस्तार इसी ने किया था भारत देश के अंदर पुर्तगाल साम्राज्य का। आइए इन वायसराय के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं, क्या ये वायसराय रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ाऊंगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया पहला था जो पुर्तगाल ने भेजा था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। इसने भारत में क्या किया? अल्मीडा विजन टू मेक द पुर्तगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। अल्मीडिया पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम। पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाने के लिए अल्मीडा का दृष्टिकोण, अल्मीडा की जो नीति थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी, कॉर्टेज सिस्टम कहा गया। इसने एक नीति लागू की जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति कहते हैं। तो नीली जल नीति लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसने नीली जल नीति लागू की थी, ठीक, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम कहा गया था, ठीक। फिर इसने जो नीति लागू की, इस नीति के तहत क्या कुछ कार्यक्रम हुआ, ठीक, क्या ये नीति काम आएगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को संघर्ष करना पड़ा 3 क्षेत्रों से, 3 लोगों से। कैसे? तो इसने संघर्ष किया इजिप्ट के मामलुक सुल्तान से, गुजरात के मोहम्मद बगड़ा से, ठीक, अरब ट्रेडर से और जमूरिन से। इन तीनों को ये संघर्ष करेगा, इन तीनों के साथ। क्या इन तीनों को हरा पाएगा? तो बिल्कुल देखिए, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, जमोरीन और ट्रेडर्स को, अरब ट्रेडर्स और जमोरीन को तो ये एक झटके में हरा देगा, क्योंकि ये हल्के पड़ रहे थे। लगभग अरब ट्रेडर्स के मन में तो वास्को डी गामा ही खौफ पैदा कर गया था। फिर ये जो बंदे होते हैं, अरब सुल्तान, इजिप्ट का सुल्तान और गुजरात का महमूद बगड़ा जो था, इसको हराएगा। इन दोनों को एक साथ हराएगा। कब? 1507 में, ठीक। तो लिखा हुआ है ये मैंने 1507 इन 1507 डिफीटेड इन ए नेवल बैटल ऑफ दीव बाय द कंबाइन। एक कंबाइन नौसेना के द्वारा इन दोनों को हरा दिया गया। ये हार गए, ठीक, ये तीनों हार चुके हैं। लेकिन 1508 में इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है इसी युद्ध में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। इसका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1508 में ये इजिप्ट और गुजरात के सुल्तान, इजिप्ट का सुल्तान मामलुक सुल्तान और गुजरात का महमूद बगड़ा को बहुत बुरी तरीके से कुचल के मारता है ये, ठीक, क्योंकि इसके बेटे की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। वैसे ये 1507 में हरा देता है। तो देखिए, अल्मीडा's son was killed in this naval battle in 1508. Almeida avenged his defeat by totally crushing the two navies of Egypt and Gujarat. इस नौसैनिक युद्ध में अल्मेडा का बेटा मारा गया। 1508 में अल्मेडा ने मिस्र और गुजरात की 2 नौसेनाओं को बुरी तरह से कुचल कर अपनी हार का बदला लिया। अल्मेडा का बेटा 1508 में मारा जाता, 7 में वो हारते हैं, 8 में उसका बेटा मारा जाता है। तो वो उनकी सेनाओं से बहुत कुचल के बदला लेता अल्मेडा, क्योंकि अल्मेडा बदला तो लेगा, ये पक्की बात थी। और अल्मेडा ने बदला लिया, तो उसी बदले की भावना में आगे की घटनाएं क्या रही? तो आगे की घटनाओं में अब अल्मेडा वापस चला जाता है 9 के अंदर, और फिर 9 में वायसराय का पद हासिल करके आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्की। अब आखिर वो घड़ी आ चुकी है अल्फांसो डी अल्बुकर्की की, कि अल्फांसो डी अल्बुकर्की वो व्यक्ति है जिसने भारत देश में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया और पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित कर दिया। 6 साल राज करके जाएगा, 1509 से 1515 व्यापार का क्षेत्र रहेगा इसका। अल्बुकर्की की नीतियां रही, अल्बुकर्की
advocated the policy of dominating the entire oriental commerce by setting up forts at various strategic place in Asia and Africa। यानी कि इसने कहा, अल्बुकर्क ने एशिया और अफ्रीका में विभिन्न रणनीति स्थानों पर किले स्थापित करके पूरे पूर्वी वाणिज्य पर हावी होने की नीति की वकालत की। अब देखने में तो इसकी नीति जो है अल्फांसो डी अल्मीडा की तरह लग रही है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की तरह, क्योंकि उसका भी पूरा इंडियन ओशियन पर कब्जा करने का सपना था, लेकिन इसकी रणनीति में बहुत अलग विचार थे। इसकी रणनीति में इसने क्या कहा है कि केवल नौसेना पर आधारित एक राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता, न तो स्थानीय शासक आपके साथ व्यापार कर सकते हैं और न ही आपके साथ मित्रतावत संबंध रख सकते हैं। इसने कहा कि अगर आप केवल नौसेना के आधार पर राज करना चाहोगे, केवल नौसेना के आधार पर लंबे समय तक राज्य रखना चाहोगे तो नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वहां के लोकल रूलर्स जो हैं वो आपसे व्यापार नहीं करेंगे और ना ही आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। ए डोमिनियन फाउंडेड इन नेवी अलोन कैनॉट लास्ट नाइदर द नेटिव रूलर्स ट्रेड और बी एन फ्रेंडली टर्म्स विद यू, कि वो आपके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो इसने कुछ नीतियां अपनाई और वो नीतियां देखते हैं इसकी पॉलिसीज कितनी मजबूत रहेंगी। इसकी पॉलिसीज की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी पॉलिसीज में, इसकी नीतियों में क्या था? तो इसकी नीतियों में था, आइलैंड ऑफ गोवा वाज एन एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू स्टार्ट विद दिस पॉलिसी। इस नीति को शुरू करने के लिए गोवा से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। यह बात किसने कही? अल्फांसो ने। गोवा द्वीप इस नीति को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन रणनीतिक स्थान था। प्राकृतिक बंदरगाह और किला पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रख सकते थे, पुर्तगाली डेक्कन शासकों पर नजर रख सकते थे। यह गुजरात समुद्री बंदरगाहों के करीब है। इसकी नीतियों का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात था। इसमें क्या था? नेचुरल हार्बर एंड फोर्ट, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह और किला है। पोर्तुगीज कुड कमांड द मालाबार ट्रेड, पोर्तुगीज मालाबार ट्रेड पर व्यापार कर सकते हैं। पोर्तुगीज कुड कीप ऑन आई ऑन डेक्कन रूलर्स, जो दक्षिण में रूल कर रहे थे भारत के लोग, उन पर नजर रख सकते हैं। इट इज क्लोज टू गुजरात सी पोर्ट, और ये गुजरात के नजदीक है, गुजरात बंदरगाह के नजदीक है, करीब है। ये नीतियां उसने अपनाई और इन नीतियों के तहत उसने अपना कार्य आरंभ किया। और इन नीतियों के तहत जब उसने अपना कार्य आरंभ किया तो अल्बुकर्की ने क्या किया? 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। ये जो जगह देख रहे हो ना, ये गोवा को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। और यहां पर पुर्तगाल नेवल बेस स्थापित कर दिया, पोर्तुगीज नेवल बेस यहां पर स्थापित कर दिया। ये लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि जो सिकंदर था उसके बाद पहली बार भारत पर कब्जा करने के लिए यूरोपियंस ने अपना शिकंजा कसा। सिकंदर के समय के बाद यूरोपीय लोगों द्वारा अधिकृत पहला भारतीय क्षेत्र गोवा बना, यानी कि अल्बुकर्की की नीति यहां पर काम आई और उसने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में। सिकंदर के बाद पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के किसी क्षेत्र को अधिकृत किया था, कब्जा किया था। और इस कब्जे से ही हम थोड़ा दहल गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे राजाओं ने कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो इसकी नीतियों में अल्बुकर्की नीतियां काम कैसे कर रही थी? 1510 में गोवा को कैप्चर करने के बाद तो इसने क्या किया? गोवा में दो शानदार बंदरगाहों का निर्माण किया, पणजी और मुर्मू गोवा। आप गोवा में दो बंदरगाहों के नाम पढ़ते हो, पणजी और मुर्मू गोवा के। वो दो शानदार बंदरगाहों का निर्माण अल्बुकर्की के द्वारा करवाया गया 1510 में कैप्चर करने के बाद। गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। पुर्तगालियों और स्थानीय लोगों के बीच मिश्रित विवाह को प्रोत्साहित किया। इसने कहा कि गोवा की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह कर लो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, ताकि हम मजबूत हो सके। इसीलिए इसने स्थानीय लोगों से के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने अपने राज्य में स्कूल खोले और पुर्तगाली भाषा का आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया। इन्होंने वहां पर स्कूल बनाए और स्कूल बनाने के बाद वहां पर अपनी भाषा स्थापित कर दी, अपनी भाषा थोप दी कि भाई तुम पुर्तगीज पढ़ोगे।
इमारतों, सड़कों और सिंचाई कार्यों का निर्माण करवाया, सड़कें बनवाई, इरिगेशन जैसी चीजें इसने लागू की, नई फसलें शुरू की, वहां पर फसलें जो होती थी उनके अलावा कुछ नई फसलें शुरू की, तंबाकू, काजू, नारियल की बेहतर किस्म की खेती। ये तंबाकू जो हम भारत में देखते हैं ना, ये जो हुक्के वगैरह में पीते हैं, ये तंबाकू पुर्तगीज हमें दे करके गए। आलू जैसी चीज हमें भारत में आई, आलू, नारियल और बेहतर किस्म की खेती, यानी कि आलू जैसी चीजें भी भारत में ये दे करके गए। सब्जियां वगैरह भी इन्होंने काफी सारी भारत में छोड़ी। ये लोग भारत में इस नीतियों के तहत काम करेंगे। ठीक, इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं तो कंस्ट्रक्टेड टू मैग्निफिसेंट हार्बर इन गोवा, पणजी एंड मुर्मू गोवा, abolished sati system in Goa, encouraged mixed marriages between Portuguese and locals. He opened schools within Dominion and introduced Portuguese as the official language, built building road and irrigation works, introduced new crops, tobacco, cashew and nut and better pollination and variety of coconut. बेहतरीन नारियल की वैरायटीज इसने उपलब्ध करवाई। अब देखिए इस बंदे ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस बंदे ने क्या किया, ये दो बंदरगाह बनाई, गोवा के अंदर कब्जा किया, इधर ये अफ्रीका के कोलंबो में अपना कब्जा करेगा। अफ्रीका के कोलंबो के बाद ये मलेशिया के मोलक्का पोर्ट को अपने कब्जे में ले लेगा, जो इंडिया चाइना रूट था इसको अपने कब्जे में ले लेगा। यानी कि अब चाइना को व्यापार करना होगा तो पुर्तगालियों से पूछ के करना होगा, क्योंकि इसको कब्जे में ले लिया। साथ ही इसने इंडोनेशिया क्षेत्र के अचीन, सुमात्रा को अपने बंदरगाह को कब्जे में ले लिया, जो इंडिया चाइना ट्रेड रूट था। दोनों इंडिया चाइना, ये इंडिया चाइना का एग्जिट और एंट्री रूट था। इस एग्जिट और एंट्री रूट को इसने कब्जे में ले लिया। मोलाको एंट्री रूट था, तो ये एग्जिट रूट था इंडिया और चाइना का अचीन। इन दोनों को कब्जे में ले लिया। अब चाइना के रास्ते बंद हो चुके थे, चाइना इनसे पूछ के व्यापार करेगा। फिर इसके बाद इसने ओमान के ओमरूज आइलैंड पे कब्जा कर लिया। ओमरूज आइलैंड, ओमान के ओमरूज आइलैंड पे कब्जा कर लिया। और इधर अरेबियन सी, जो मेडिटेरियन सी का मुख खुलता था, माउथ ऑफ रेड सी बोला जाता था, जिसे लाल सागर का मुंह बोला जाता था, आइलैंड ऑफ स्कोट्रा, स्कोट्रा आइलैंड पे कब्जा कर लिया। लगभग एक बात देखिए, समीकरण बनाइए, इधर से चलिए, चलते हुए इधर से आइए और इधर से चलते हुए इधर तक पहुंच जाइए। आपको नजर आ रहा है लगभग पूरे इंडियन ओशियन पर इसने कब्जा कर लिया है। लगभग पूरे इंडियन ओशियन पे इसने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है इस बंदे ने, अल्बुकर्क ने। ये जितनी भी लोकेशन मैंने मेंशन कर रखी है, स्कोट्रा, ओमरूज, मलाक्का, अचीन, ये सब वो क्षेत्र हैं जिन पे इसने कब्जा कर लिया था अल्बुकर्क ने। इन क्षेत्रों पर अल्बुकर्क ने जब कब्जा कर लिया तो अल्बुकर्क इन क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। ठीक, अब चलिए, अब पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक, ये पुर्तगाली रियल फाउंडर बोले गए। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट। ये ईस्ट में अपने, यानी कि अपने क्षेत्र में, इनका तो ईस्ट ही होगा हमारा क्षेत्र, उसमें अपनी शक्ति का स्थापना करने वाला रियल फाउंडर बोला गया। ठीक, क्या हुआ, इसने क्या क्या और चीजें की। अरबों को भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जब इसने पूरे इंडियन ओशियन पे कब्जा कर लिया, अरब क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तो फिर क्या करेगा, इनको बाहर ही भगाएगा। इनको बाहर भगा दिया। ओमरूज, गोवा और मलाक्का के साथ पुर्तगाली पूरे हिंद महासागर को नियंत्रित कर सकते थे, और इन्होंने सभी क्षेत्रों को जीतने के बाद पूरे हिंद महासागर को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने अन्य जहाजों के लिए परमिट प्रणाली शुरू की। अब इन्होंने एक परमिट सिस्टम शुरू किया कि अब और जहाज भारत में आएंगे तो क्या करेंगे, परमिट लेकर के आएंगे, हमारे परमिट के बिना वो नहीं आ सकते। ठीक, अब अन्य जहाजों के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया, बिना हमारी पूछ के वो भारत नहीं आ सकते। अब वो बिना हमारी पूछ के भारत नहीं आ सकते, तो फिर सीधी सी बात है, उनका व्यापार ऐसे नहीं चल सकता था और इनका कब्जा हो चुका था। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद निनो डी कुन्हा भारत आ पहुंचे। अब निनो डी कुन्हा नेक्स्ट वायसराय भारत आए बनके। इस वायसराय ने क्या किया, तो निनो डी कुन्हा ने
अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। इसने हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट किया? कोचीन, कोचीन से गोवा। ठीक है, यानी कि उनका हेडक्वार्टर पहले कोचीन था, कोचीन से इसने गोवा कर दिया, यानी कि 1530 में। कब किया? 1530 में। भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। ठीक, शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। ठीक, फिर इसके बाद इसने क्या किया? बढ़ते पुर्तगाली, इसने क्या किया? बढ़ते पुर्तगाली खतरे के कारण गुजरात का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब जो पुर्तगालियों का खतरा था वो बढ़ रहा था, जिससे गुजरात का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। गुजरात ट्रेड वाज बैडली इंपैक्टेड ड्यू टू ग्रोइंग पुर्तगीज थ्रेट, पुर्तगालियों के बढ़ते खतरे के कारण। फिर उसके अलावा स्टार्टेड सेटलिंग पुर्तगीज नेशनल्स हियर, हुगली बंगाल। अब इन्होंने पूर्वी तटों पर भी अपना कुछ फैक्ट्री वगैरह स्थापित करने की कोशिश की, ताकि पूर्वी तटों पर, पश्चिमी तटों के अलावा पूर्वी तटों पर भी हमारा कब्जा रहे। पुर्तगाली नागरिकों को यहां बसाना शुरू किया हुगली बंगाल वाले क्षेत्र में। अब इसने हुगली बंगाल वाले क्षेत्र में भी अपने बंदरगाह बनाने आरंभ किए और वहां पर लोगों को बसाना शुरू किया, ताकि ये पूर्वी क्षेत्रों पर भी कब्जा कर सके। उसके बाद उस समय जो गुजरात के खिलाफ ये गुजरात पर जो खतरा मंडरा रहा था, उस समय गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात के रूलर थे। तो बहादुर शाह ने इनके डर से क्या किया? तुर्क क्षेत्र से परमिशन ली, या तुर्क क्षेत्र से पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। तुर्क में कौन था भाई? ओटोमन टर्क्स, जो कि बहुत बड़े साम्राज्य के एक अधिपति हो चुके थे, और ये यूरोपियन से जलते थे, ये यूरोपियन से जलते थे। तो इन्होंने भारत के बहादुर शाह की बात सुनी। ठीक, बहादुर शाह ने क्या किया? ट्रक एम्बेसी से संपर्क किया और पूछा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। तो ट्रक्स ने क्या किया? बहुत अच्छे से इसकी बात को समझ करके उसको तुरंत कहा कि हम 2 टर्किश ऑफिसर भेज रहे हैं और बहुत बड़ा, बहुत मजबूत जहाज का बेड़ा तुम्हें दे रहे हैं। और बहुत मजबूत जहाज का बेड़ा बहादुर शाह को दे दिया। अब निनो डी कुना ने अटैक कर दिया दीव पर। कहां पर अटैक कर दिया? दीव पर। कब अटैक कर दिया? 1531 में। जैसे ही इसने 1531 में दीव पे अटैक किया, तो रूमी खां रिपल्स द अटैक। रूमी खां जो उन 2 ऑफिसर्स में से एक था, उसने हमले को खारिज कर दिया। रूमी खां ने हमले को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अब रूमी खां ने हमले को खारिज कर दिया और इसका अटैक असफल रहा। ठीक, तो बहादुर शाह ने दूतावास से सहायता मांगी थी और 2 तुर्की अधिकारी और मजबूत बेड़ा हमला किया गया। मजबूत बेड़े ने उसका समर्थन किया, उसके साथ हमला किया गया। अब बहादुर शाह बहुत प्रसन्न था कि भाई पुर्तगालियों से मुझे बचा लिया गया, और पुर्तगालियों से मुझे बचा लिया गया, लेकिन कब तक बचेगा? अब आखिर भारत में एक साइड राज चल रहा था हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। अब हुमायूं ने गुजरात पर अटैक करने की सोच ली, हुमायूं ने गुजरात पर अटैक कर दी। अब ये टर्क्स की मदद नहीं ले सकता था, तुर्कों की मदद नहीं ले सकता था। तो इसने क्या किया? डी कुना से संपर्क किया। डी कुना से संपर्क में इसने क्या किया? तो डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस, और उनके साथ एक रक्षात्मक संधि की, और उस रक्षात्मक संधि का नाम था ट्रेटी ऑफ बसीन। बसीन क्षेत्र की संधि कर ली, और बसीन क्षेत्र की जैसे संधि करता है तो पुर्तगालियों ने दीव में अपना किला बना लिया। इस संधि में क्या हुआ था? दीव पुर्तगालियों को दे दिया गया। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को बसीन द्वीप दे दिया। पुर्तगाली मुगलों के खिलाफ गुजरात का समर्थन करेंगे। पुर्तगालियों ने यह बात कही कि भाई आप ये संधि करते हो तो हम मुगलों के खिलाफ आपका समर्थन करेंगे। दीव वाज गिवन टू पुर्तगीज। बहादुर शाह ग्रांटेड द आइलैंड बसीन पुर्तगीज। पुर्तगीज विल सपोर्ट गुजरात द मुगल्स। अब गुजरात मुगल से रक्षा करेंगे पुर्तगाली बहादुर शाह की। अब बहादुर शाह जो था उसने ये सारी शर्तें मंजूर कर दी। अब मंजूर कर दी तो क्या? अब ये जो मुगल साम्राज्य जो था, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में मेडिवल इंडिया में आपको पढ़ाया है, अब ये बहादुर शाह ने संधि कर तो ली, लेकिन ये संधि रिवाइव भी करवाने जाएगा जब इसकी हत्या कर देंगे। तो ये हुमायूं जो था,
ये बेचारा इधर अटैक कर रहा था, लेकिन इधर से शेर खान ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब शेर खान ने जब अटैक करना शुरू कर दिया तो शेर खान से लड़ाई लड़ते लड़ते ये गुजरात के क्षेत्र को भूल जाता है। इधर से गुजरात क्षेत्र में ये अपने भाई अस्करी को भेज देता है, और जो अस्करी इसको नहीं संभाल पाया, इधर से ये बंदा चित्तौड़ पे घेराबंदी कर लेता है। चित्तौड़ पे जब घेराबंदी करता है तो रानी कर्णावती होती है, ठीक। वहां के राजा बहुत छोटे थे, विक्रमादित्य उनका नाम था, राणा सांगा का बेटा था। तो रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती है, ऐसा लोक श्रुति में पाया गया है, बट कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो हुमायूं उसकी रक्षा करता है, बट क्या होता है कि हुमायूं उसकी बात का मान जरूर रखता है, लेकिन बाद में रानी कर्णावती संधि कर लेती है, किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। एक ट्रेटी हो गई थी चित्तौड़ और गुजरात के बीच, ठीक। और ये बंदा मजबूत रहा। इस बंदे ने तातर खां को भी नियुक्त किया था, और तातर खां को हुमायूं को मारने के लिए नियुक्त किया था, बट तातर खां लोधी वंश का था और वो हुमायूं के सामने नहीं टिक पाया। लेकिन हुमायूं खुद शेरशाह सूरी के सामने नहीं टिक पाया। ये पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मैंने आपको मेडिवल इंडिया में पढ़ा रखी है, और आप वहां जाकर के देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। अब क्या हुआ, गुजरात से मुगलों के निष्कासन के बाद बहादुर शाह को पुर्तगालियों को दी गई अपनी रियायतों पर पछतावा हुआ। अब बहादुर शाह सोचने लगा कि यार मैंने तो गलत दे दिया पुर्तगाल को ये अपना बसीन क्षेत्र, इसको पछतावा होने लगा, और उस पछतावे के साथ इसने उस चीज को रीनेगोशिएट करने की सोची, ठीक है, क्योंकि मुगल तो जा चुके थे गुजरात क्षेत्र से। अब 1537 में गुजरात बहादुर शाह क्या करता है, पुर्तगालियों की वापसी के लिए फिर से बातचीत करना चाहता था। वो पुर्तगालियों से कहना चाह रहा था कि भाई जो हमारा ये क्षेत्र है इसको वापस लौटा दो। अब क्या वो वापस लौटाएंगे? तो देखिएगा, आफ्टर एक्सपेल्शन ऑफ मुगल्स फ्रॉम गुजरात, बहादुर शाह रिपेंटेड हिज कंसेशन टू पुर्तगीज इन 1537। गुजरात बहादुर शाह wanted to renegotiate the withdrawal of the Portuguese। वो चाहता था कि मैं वापस निकाल लूं अपने क्षेत्र को। तो पुर्तगालियों ने कहा कि डिटेल में संधि करेंगे, जहाज में बैठो, ठीक। ऑन पुर्तगीज इन्विटेशन बहादुर शाह बोर्डेड द पोर्तुगीज शिप फॉर डिटेल नेगोशिएशन। पुर्तगाली निमंत्रण पर बहादुर शाह विस्तृत बातचीत के लिए पुर्तगाली जहाज में चढ़ा, और जैसे ये पुर्तगाली जहाज में चढ़ा तो बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, और वहीं बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती। अब ये डिटेल में बात करने तो गया था, लेकिन ये समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि बहादुर शाह को पता नहीं था ये फेंक देंगे, लेकिन जब एहसास हुआ तब तक तो उठा करके फेंक दिया गया था, और बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक। और बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ये था पुर्तगालियों का भारत में रुतबा। इस प्रकार से पुर्तगाली व्यापारी से भारत में आए और फिर भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। ये ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र से और लोग आएंगे जो इनको खदेड़ना शुरू कर देंगे और ये भाग जाएंगे। अंग्रेजी शासन और पुर्तगालियों के कब्जे में क्या फर्क था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक आप इस क्लास को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी क्लास में कोई कमी नजर आती है तो आप जरूर कमेंट में बताया करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही लगातार क्लासेज आपके सामने आ रही हैं और लगातार आप इन चीजों को पढ़ रहे हो। और हम मॉडर्न इंडिया की एक नई सीरीज लाए हैं आपके सामने, आधुनिक भारत की यात्रा। जिस आधुनिक भारत की यात्रा पे हम चल रहे हैं, उस आधुनिक भारत की यात्रा हमने यूरोप के आगमन से शुरू की और यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगी, व्यापारी से कैसे मालिक बनेंगी, उन चीजों को हमें जानना है। तो प्यारे मित्रगणों, पुर्तगालियों का अपना वर्चस्व रहा। अब पुर्तगाल के बाद अगली जो कंपनी भारत में आएगी उसका क्या वर्चस्व रहेगा? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना अधिकार कर पाएगी? उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे करेगी अपना अधिकार स्थापित, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कोई कंपनी भारत आई, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सोचिए, तब तक आप स्मरण कीजिए कि क्या होगा इसके बाद।
उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अगले भाग में। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।